तो हाय ऋषभ, क्या हाल है आपके? जी सर। बढ़िया है। सही है। आपके कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, मैंने यार आपके काफ़ी सारे कमेंट देखे अपनी यूट्यूब पे। तो आपने यूट्यूब वीडियोस शायद मेरे थोड़े फॉलो करे थे, तो इसलिए मैंने आपको एक बार कमेंट के थ्रू ही रीच आउट करा कि एक बार कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि और लोगों को भी बेनिफिट हो। तो आपका क्या ओपिनियन है, थोड़ा आपके बारे में जानते हैं, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आई थिंक आपको कितना कितना एक्सपीरियंस है आपको टोटल अभी? 2 साल का। तो 2 साल तो काफ़ी ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता है, मतलब इतना कम भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा। तो मतलब 2 साल एक्सपीरियंस पे अभी आप पाइथन सीख रहे हो ना, काइंड ऑफ, क्योंकि आपने मेरे पाइथन के वीडियोस पे काफ़ी कमेंट कर रखे हैं। तो राइट। हाँ, यस सर। अच्छा, तो अभी एक चीज़ आप बताओ, एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको कितना एक्सपीरियंस है, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, हल्का सा अपने बारे में बता दो, ताकि फिर हम एक थोड़ी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं एंड देन थोड़ा कुछ ऐसे एरिया के बारे में बात करेंगे कि क्या एक्चुअली आजकल नीड है, बच्चों को क्या सीखना चाहिए और किस तरफ उनको जाना चाहिए। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आपके। हाँ, तो सर करेंटली मैं जो है 2 साल से लगभग एपीआई ऑटोमेशन में काम कर रहा हूँ। एक स्टार्टअप है बेंगलोर में, ये अभी मैं रह रहा हूँ, उसी में काम कर रहा हूँ। तो एपीआई ऑटोमेशन यूजिंग पाइथन पे मैं काम करता हूँ। तो मतलब रिसेंटली एक जो काम करते हैं और जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो अभी मैं कुछ टाइम से, लगभग पिछले 1 डेढ़ महीने से, मैं पाइथन ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ इंटरनेट पे। पहले तो जब मैंने ज्वाइन किया तब से तो खाली कंपनी का काम सीखा है, लेकिन अब मैं खुद से भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। साथ ही मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की है, 2022 बैच पास आउट हूँ मैं। अच्छा। दैट्स इट। ओके। तो ये जो आपका जॉब लगा था, ये आपका कैंपस प्लेसमेंट था? काइंड ऑफ, क्योंकि ये कंपनी में कैंपस में आई थी, लेकिन मेरे पास तब दूसरा ऑफर था, तो मैं इस कंपनी की प्लेसमेंट में बैठा नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर बाद में जिस कंपनी को मैंने मतलब ज्वाइन किया था, वो वहाँ पे थोड़ा मतलब प्राइवेट सेक्टर है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने वो कंपनी छोड़ी, उसके बाद इस कंपनी को सेम को ऑफ कैंपस ट्राई किया, तब मैंने निकाला। तो वहाँ पे प्रोफाइल पसंद का नहीं मिला था आपको, या फिर हाँ, मतलब काइंड ऑफ। वर्क कल्चर अच्छा नहीं था, या घर से दूर थी? क्या रीज़न था मतलब? नहीं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी कंपनी थी, खैर नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो काम उन्होंने बताया था वो नहीं मिला। अच्छा, तो आपको एक तरीके से ये होता है एक्चुअली, फ्रेशर के साथ कई बार होता है ये। आपको हायर कर लिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, एंड देन आगे जाके आपको उस टेक्नोलॉजी पे काम मिलता ही नहीं है। तो समझ गया मैं आपकी बात, तो उसमें डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया। अच्छा, बेसिकली अब आप एक चीज़ बताओ कि जैसे आप तो रिसेंटली पास आउट हुए हो 2 साल पहले, ठीक है? तो आजकल क्या चैलेंजेस हैं जो कि बीटेक में बंदा जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो क्या चैलेंज सबसे ज़्यादा फेस करता है जॉब के एंगल से? क्योंकि देखिए, हम इसको, ये जो मैंने आपसे कनेक्ट भी किया है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि लोग वो चीज़ें सीख सकें बेसिकली, कि जिनकी वजह से कमी कमी रह जाती है आपकी जॉब की तैयारी में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप तो रिसेंटली निकले हो कॉलेज से, तो क्या वो 3 4 चीज़ें हैं, मेन कमियां जो हैं जिसकी वजह से बंदे जो हैं फोर्थ ईयर वाले वो जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते कंपनीज के आने से पहले? 3 4 क्या रीज़न है वो, मोटे मोटे अगर आपको लगे तो? 3 4 तो मतलब मैं जो सबसे पहला रीज़न बताऊंगा वो ये है कि मतलब बच्चों को पता ही नहीं है करना क्या है। मतलब बच्चे को ऐसा लगता है आजकल के टाइम पे, अगर मैं अपने बैच में ही बताऊं, हम टेक्नोलॉजी के पीछे भागते थे रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। हम सोचते थे वेब डेवलपमेंट कर लेंगे, डेटा साइंस कर लेंगे, या फिर मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लेंगे। और अच्छा। उसमें फिर ये एक चीज़ रह जाती थी कि लैंग्वेज का आता पता ही नहीं था, कि मतलब सी पढ़नी है, सी प्लस प्लस पढ़नी है। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो लैंग्वेज ही होती है, कि कोई एक लैंग्वेज तो पकड़े। लेकिन लैंग्वेज छोड़ के टेक्नोलॉजी की तरफ भागते थे। टेक्नोलॉजी तो मतलब अब मुझे समझ में आता है कि तब जानी चाहिए जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो। फ्रेशर लेवल पे कौन टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, क्या ही मतलब। फ्रेशर लेवल पे कौन अपनी कंपनी का डेटा तुमको दे रहा है डेटा साइंस करने के लिए? फ्रेशर लेवल पे तो एक छोटा फंक्शन बनवा के देखेंगे कि हाँ बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। तो आज के बच्चे को यही नहीं पता है कि मतलब करना क्या हो। चलो, जिसको ये भी पता चल गया है कि लैंग्वेज करनी है, उसको ये नहीं पता है कि लैंग्वेज कौन सी करनी है। लोग सोचते हैं कि पाइथन ईजी है, पाइथन पे चले जाते हैं। कुछ सोचते हैं कि जावा में जॉब्स होते हैं, उस पर चले जाते हैं। सी प्लस प्लस, वो सॉरी, सी सी प्लस प्लस माँ होती है, वो कर लेते हैं। मतलब ये नहीं देखते कि भाई मतलब इंटरेस्ट किस में आ रहा है या मज़ा किस में आ रहा है। माँ मतलब बस होती है, वो देखते मतलब हैं आई कि थिंक आज आज भी ये परसेप्शन चलता है कि अच्छा, सी प्लस प्लस इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, तो आप ये कहना चाह रहे हो, है ना? हाँ, वो तो है ही। अच्छा। मतलब अच्छा, इसमें हार्डवेयर के आपने सबसे एक क्लोज ही होती है सी और सी प्लस प्लस। हाँ। इसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला। तो बेसिकली जो फाइनल ईयर में होते हैं बच्चे, चाहे वो बीटेक वाले हों, चाहे वो एमसीए वाले हों, या कोई और भी अगर वो डिग्री वाले हैं, प्रोफेशनल डिग्री वाले, तो फाइनल ईयर में उनको
टीचर्स के थ्रू या सीनियर्स के थ्रू ये क्लैरिटी नहीं मिल पाती बेसिकली कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। और ये जो आपने नाम लिए जैसे डेटा साइंस वगैरह, तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो पूरा एक फील्ड हो गया कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन, ये अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। हम उसके किसी उस पूरे फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करता है बंदा, या एक टेक्नोलॉजी पे काम करता है, या एक लैंग्वेज पे ही काम करता है। कोई भी बंदा पूरा डेटा साइंस पे तो काम कर नहीं रहा है, एंड टू एंड डेटा साइंस पे, क्योंकि एंड टू एंड डेटा साइंस तो बहुत ही वास्ट हो गया ना। उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, पाइथन आ गया, और आपकी एसक्यूएल भी आ गई, आपके विजुअलाइजेशन के सारे टूल आ गए, और भी बहुत सारी चीज़ें, बिग डेटा है, हडूप है, उसमें पाई स्पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंडलेस चीज़ें हैं, तो वो तो कोई बंदा काम करेगा ही नहीं। तो फ्रेशर्स को आई थिंक ये क्लैरिटी नहीं है आजकल कि, और आजकल क्या आई थिंक ये पहले भी नहीं थी कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी टारगेट करनी है। और करेक्ट, ये आपका पॉइंट था पहले वाला। और करेक्ट, क्योंकि अगर मैं रिसेंटली बताऊं, कुछ बच्चे हैं मेरा आसपास, मतलब जो जूनियर हैं, उनको मतलब रहता है कि लैंग्वेज वो कर रहे हैं सी प्लस प्लस की अच्छा। तैयारी, क्योंकि उनको सी आती है कि सी प्लस प्लस कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन सेम टाइम पे फिर जब वो टेक्नोलॉजी देखते हैं तो वो कहते हैं डेटा साइंस चल रहा है तो उसके लिए पाइथन भी। तो अच्छा, तो वो मतलब दो नाव एकदम में से सवार है जंप नहीं कर। बेसिकली, ये पॉइंट आप उठाना चाह रहे हो ना। हाँ, तो मैं उसी में फिर मना करता हूँ कि अगर अगर टेक्नोलॉजी वो जानी है तो फिर लैंग्वेज उसके हिसाब से उठाई जाए। अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़नी है तो फिर उस हिसाब के डोमेन में घुस जाइए। बिल्कुल। नहीं, सही बात है ये, टोटली आपको मतलब दो तीन नाव पे एक साथ सवार नहीं होना है, तो ये तो बिल्कुल मेक सेंस है। अच्छा, जॉब से पहले सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है जब आप जॉब, जैसे फ्रेशर लेवल पे, जब आप जॉब के लिए जाते हो, जिस दिन कंपनी कैंपस में आ रही है, ठीक है, उस टाइम पे आपके माइंड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपके लिए? मतलब क्या चैलेंज है और उसको आप कैसे डील करा आपने? मतलब जब आपने ये कंपनी क्रैक करी थी अपने कॉलेज में, ऑब्वियसली उस दिन हर कोई नर्वस होता है, राइट? हर किसी को नर्वसनेस होती है कि कंपनी आ रही है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा था उस टाइम पे? चैलेंज तो मतलब जिस तरीके से बच्चे फिल्टर आउट हुए थे, इररिस्पेक्टिव, देखो मैं मतलब मैं पर्सनली कोई बहुत तोड़ू बच्चा नहीं था, एक एवरेज बच्चा था, लेकिन मेरे साथ कॉम्पिटिशन में बहुत सारे टेक्निकल बच्चे थे अच्छा, कि जो जो कि मेरे से आपसे ज़्यादा बहुत बेटर, टेक्नोलॉजी। जो आपको लग रहा है कि आपसे बेटर थे टेक्नोलॉजी में। हाँ करेक्ट, वो अच्छा। मुझे पता है कि मतलब कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो मेरा प्लान था कि इनको टेक्निकल राउंड से पहले साफ कर दूँ, क्यों उनको उनकी स्ट्रेंथ पे खेलने ही ना दूँ, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ रहती है कि टेक्निकल राउंड आ रहा है तो टेक्निकल राउंड में दे आर फार बेटर देन मी। तो मेरा जो और लेकिन ये इंटरव्यूअर को नहीं पता है, जो कंपनी है उसको थोड़ी पता है। तो मेरा तो जो मैं खेलता था, मैं जो छोटे लेवल पे है उस पर खेल जाता था कि अच्छा, फर्स्ट राउंड बेसिकली, जहाँ पे अच्छा, होता है। इसमें मैं एक सेकंड एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे इस एक्सपीरियंस के बारे में आप बता रहे हो, तो एक चीज़ बताओ कि आपके राउंड क्या क्या होते थे? इसमें राउंड भी ऐड कर दो, आपकी आपके इंटरव्यू में क्या क्या राउंड होते थे इस आंसर में। ये मतलब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अच्छा। जो मोस्ट ऑफ द कंपनी होती है, लगभग 70 to 80% कंपनी होती है, वो फर्स्ट राउंड लेती है एक तरीके से। ये जो हमारे क्वांट्स वर्बल रीजनिंग हम्म। टाइप होते हैं कि 1 घंटा दे दिया, 1 घंटे में उन्होंने 15 मिनट में 2 कोडिंग क्वेश्चन डाल रखे हैं बेसिक से। और फर्स्ट और जो बाकी है 45 मिनट्स है उसमें इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स ये पूछ ली। अच्छा, और एक जो यहीं पे कंपनी। एक और क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक और आंसर मैं जानना चाहूँगा आपके पर्सपेक्टिव से, कि ये जो क्वांट वर्बल रीजनिंग पूछा जाता है, ये एक नॉर्मल बंदा भी आंसर कर सकता है जिसने थोड़ी प्रिपरेशन करी है, लेट्स से एप्टीट्यूड की, वर्बल की, रीजनिंग की किताबों से, ठीक है? और एक दूसरा बंदा होता है जो कि कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या ये दोनों बंदे इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं? या फिर कैट वाले के पास कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है, जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके पास कहीं ना कहीं इस फर्स्ट स्टेज में एक एडवांटेज होता है जो एक नॉर्मल बच्चे के पास नहीं होता जो कैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है? क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो कैट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास ऑलरेडी एक एज है, उसको पता है कि मतलब करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं 1 मिनट में मार दूंगा, तो वो एग्जैक्टली। मतलब स्पीड में जीत जाएगा अच्छा, तो आराम से। अब और दूसरा स्टेप बच्चा है बाय तो वो स्टेप थोड़ा बहुत हम कम अगर है। आगे बढ़ें, तो पहले स्टेप को अगर आपको पार करना है, राइट, कि कोई भी कंपनी के आप रिटर्न में अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है कि आप श्योर हो जाओ कि रिटर्न तो मैं निकाल लूंगा, कोई चक्कर ही नहीं है, तो आई थिंक आपको कैट की प्रिपरेशन उसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो आई थिंक थर्ड ईयर में आपको अगर आप कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो आपके दो पर्पज सॉल्व हो जाएंगे, राइट? कैट और गेट दोनों। ओके। राइट, ओके। तो ये फर्स्ट राउंड के बारे में हो गया। अच्छा, सेकेंड राउंड फिर क्या होता है उसके बाद जब आप रिटर्न क्लियर कर देते हो? अगर मैं मतलब प्रैक्टिकली बताऊं तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी पैकेज कितना दे रही है। अगर कंपनी पैकेज दे रही है आपको अराउंड 4-5 के अंदर अंदर, तो वो आपसे मतलब फर्स्ट राउंड ये लेगी। सेकंड राउंड जीडी
ले लेगी सो दैट बच्चे और फिल्टर आउट कर दे। थर्ड राउंड जो वो टेक्निकल ले लेगी, वो फोर्थ राउंड मतलब आपका ओवर कर देंगे कि फोर्थ राउंड आपका एचआर राउंड करके मतलब क्लोज कर देंगे। एचआर राउंड मतलब आप हो गए हो। एचआर राउंड में अब अगर आप जाके एचआर को डायरेक्ट बदतमीजी कर देते तो मतलब आप सेलेक्ट हो चुके हो टेक्निकल राउंड के बाद। लेकिन अगर आपका पैकेज मतलब कंपनी ऑफर कर रही है कि 5 से ऊपर का, तो वो आपको फर्स्ट राउंड में भी कोडिंग करवाएगी। जैसे हमने आपको बताया 15 मिनट्स का कोडिंग हो जाती है, लेकिन ये कंपनी से वेरी भी कर सकता है, हो सकता है कंपनी आपका आधे घंटे का कोडिंग राउंड ले ले, लेकिन फिर वो उस हिसाब से क्वेश्चन देगी कि आपको हाँ आधा घंटा लगे। 1 घंटे का कोडिंग राउंड दे सकती है। और उसके बाद अगला राउंड आपका मतलब जीडी होगा या फिर टेक्निकल होगा, थर्ड राउंड फिर टेक्निकल होगा, फिर फोर्थ राउंड आपका मतलब डिपेंड पैकेज पे कर रहा है कि मतलब वो कितना पैकेज देने वाली है। अगर वो ऑब्वियसली आपको 10 लाख का पैकेज दे रही है तो वो खाली आपसे 2 कोडिंग के क्वेश्चन और एक इंटरव्यू राउंड में थोड़े बहुत हल्के फुल्के लूप चला के तो नहीं देखेगी इस चीज़ के, तो 10 लाख नहीं दे रही है। लेकिन ओके आज अगर वो आपको 3 लाख दे रही है तो उसको पता है कि हाँ इसको मतलब अगर हेलो वर्ल्ड आता है लिखना तो इसको ले जाओ, टाइपिंग करवा लेंगे हम इससे। ओके। तो पैकेज के हिसाब से राउंड काफ़ी चेंज होते हैं, मतलब रीसेंट टाइम्स में ये आपका एक्सपीरियंस रहा, मतलब 2 साल पहले, राइट? हाँ 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 करेक्ट। अच्छा, ओके। अच्छा, अभी हमने टेक्निकल राउंड की बात करी, तो टेक्निकल राउंड के लिए क्या ऐसी स्किल हैं जो आपको आनी चाहिए? जैसे मुझे लगता है, इसमें मैं अपना भी ओपिनियन ऐड करूंगा कि आपको एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, नंबर वन। देन आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो नंबर टू। नंबर थ्री, अगर आपको डेटा बेस की नॉलेज है एज अ सब्जेक्ट, आपको डेटा बेस के भी कॉन्सेप्ट पता है। और नंबर फोर, अगर आपको एसक्यूएल या पावर बीआई इनमें से कोई भी चीज़ें आती हैं तो वो आपके लिए एज अ एड ऑन का काम करेंगी। मतलब एक जो आपका केक है, केक के ऊपर एक चेरी रख के उसको थोड़ा और डेकोरेट कर देगी, तो आपके रिज्यूम को और बेहतर बना देगी, राइट? तो अगर आपको अपनी एक लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड है, देन आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है अच्छे से, और आपको डेटाबेस की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, डेटाबेस में सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं डेटाबेस के, राइट? और एसक्यूएल भी आ जाता है। तो क्या ये तीन चीज़ें इनफ हैं एक अच्छी कंपनी क्रैक करने के लिए? मैं तो कहूँगा मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें आती हैं तो मतलब आपका माइंड उस लेवल का है कि आप टेक्निकल चीज़ें समझ सको। तो अगर आपको एक लैंग्वेज अगर आ गई है समझ में, दूसरी लैंग्वेज में आपके लिए स्विच करना बहुत ही ईजी है, सिंटैक्स समझ में आने चाहिए। और जो डीएस होता है, अगर मैं बताऊँ तो डीएस भी अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे पहले ये बात होती है कि मतलब आप खुद को प्रेजेंट करना। आप जाके बैठे हो, आपने आगे बोला है कि हाँ मुझे इंटरव्यूअर के सामने कि डेटा स्ट्रक्चर आता है। बहुत अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 5 ही बोल पाएंगे, तो आपको ऑलरेडी एक एज मिल चुका है कि इसने आके खुद से बोला है। वो उसके बाद अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी, तो आपके पास एक एज है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में कोड तो मतलब जो इंटरव्यूअर है वो उसको नहीं आता होगा तो वो आपसे पूछने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ उसको थियोरेटिकल नॉलेज आएगी तो थियोरेटिकल वो पूछ लेगा। कोड डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ही मतलब बड़ी कंपनी कराती है, उसके लिए फिर वो पैकेज भी आपको फिर 10 15 20 इस तरीके से देंगे स्टार्टिंग अच्छा, पैकेज। रिसेंट तो टाइम ये में फिर ऐसा आप होने लगा है, मतलब हमारे टाइम पे आज से 10-12 साल पहले तो आई वुड से हर कंपनी आपको प्रोग्राम बनवा के देखती थी। अब आई थिंक ये हाँ। स्टार्टअप के आने के बाद काफ़ी ये हुआ है, पिछले जो 5-6 साल में स्टार्टअप कल्चर हुआ है। बट पहले अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि जितनी भी एमएनसी भी हैं, अगर वो कैंपस में आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आपसे प्रोग्राम तो बनवाएंगी। बिना प्रोग्राम बनाए आपको कोई सिलेक्ट नहीं करने वाला। और नहीं, उसमें प्रोग्राम यूजुअली अब भी प्रोग्राम तो अब भी बनवाए जाएंगे, लेकिन बात आती है डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर मतलब भी मैं प्रोग्राम। वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कंपनी कोई ऐसी आती है, एमएनसी भी आती है, और अब आपने एक प्रोग्राम बना लिया तो आपके चांसेस काफ़ी हैं सिलेक्ट होने के, आपने कंप्लीट कर दिया। बट एट द सेम टाइम अगर उसने कुछ डेटा स्ट्रक्चर पूछ लिया, लेट्स से उसने उस प्रोग्राम में लिंक लिस्ट कुछ ऐड कर दी, एरे ऐड कर दिया, स्टैक ऐड कर दिया, और अगर आपने वो आंसर दे दिया, फिर तो श्योर शॉट हो गया कि आपको तो वो लेके जाएंगे ही जाएंगे, करेक्ट? करेक्ट। राइट? कि मतलब वो एक एडेड एडवांटेज है जो कि 5 से 10% बच्चों के पास होगा। और हम करेक्ट। प्राइवेट कॉलेज की मोस्टली बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आईआईटी एनआईटी की हम बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हो सकता है मतलब वहाँ पे बंदों का जो माइंडसेट होता है वो एक डिफरेंट होता है। तो ये हम जो पूरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अभी एक प्राइवेट कॉलेज के परस्पेक्टिव से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेजर जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में वो प्राइवेट कॉलेज में ही अकोमोडेट होती है। 10 से 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं, ऑब्वियसली उसमें से कितने आईआईटी एनआईटी जा पाते हैं, राइट? करेक्ट। तो ये हम हमारा पर्सपेक्टिव है प्राइवेट कॉलेज के लिए। ओके, अच्छा, अब इसी एट द सेम टाइम जब आपको एक कंपनी के लेट्स से फाइनल राउंड में आप पहुंचते हो, ठीक है, एचआर के साथ आप बैठते हो, तो एचआर जैसा आपने बोला कि एचआर के साथ जब तक कि आप फिजिकली जाके कुछ ही उनको बोल ना दो उल्टा सुल्टा, या बिल्कुल आपका एक्चुअली
एटीट्यूड नेगेटिव ना हो जाए तब तक वो आपको ड्रॉप नहीं करेंगे। तो ये भी आपका एक्सपीरियंस रहा है? हाँ मतलब कह सकता हूँ कि अगर आप एचआर के सामने जाके मतलब एचआर के आप पास पहुंच चुके हैं, मतलब आपने टेक्निकल राउंड क्लियर कर दिया है, इसका मतलब ये है कि हाँ आप टेक्निकली एलिजिबल हो मेंटली कंपनी स्ट्रांग के आप लिए, राइट। एलिजिबल हो कंपनी के लिए। हम्म। तो अब अगर आप एचआर से जाके बिल्कुल ही नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी एक 15 लाख का ऑफर है, आप 10 दे रहे हैं, तो एचआर समझ जाएगी भाई ये तो उधर जाने वाला है, इसको सेलेक्ट ही क्यों करना है। तो जो हाँ बाकी करेक्ट। कैंडिडेट तो आपको हैं थोड़ा स्मार्टली बा- प्ले करना चाहिए वहाँ पर, है ना? हाँ, आप अगर वहाँ जाके बोलें कि थोड़ा हम्बलनेस दिखा देंगे कि हाँ मैम मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, कोई बात नहीं वहाँ 15 मिल रहा है लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। एक बार आपके हाथ में ऑफर लेटर आ गया तब खेल आपके हाथ में है। अगर आपने एचआर राउंड में जाके बोल दिया कि नहीं मुझे नेगोशिएट करना है फ्रेशर लेवल पे, तो फिर मतलब वो ऑलरेडी मतलब आप चाहे कितने भी टेक्निकल स्ट्रांग हो उनको पता है कि आप ज्वाइन नहीं करोगे, तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन हिम, मतलब बाकी कैंडिडेट को देखते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि आजकल 2022 में जैसे आप पास आउट हुए, तो 22 के बाद अब 23-24, 2024 चल रहा है, तो आपके जूनियर्स भी अभी आपके रिसेंटली टच में हो, क्योंकि आप भी एक तरीके से भी बहुत टाइम नहीं हुआ कॉलेज से निकले हुए। तो आजकल सबसे ज़्यादा हॉट डिमांड किन स्किल्स की है मार्केट में, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब सबसे से? मेरे हिसाब से मतलब करंटली सबसे ज़्यादा जो बूम पे है इस वक्त वो डेटा साइंस है। मतलब जिस बच्चे को मतलब जिसको भी मैं देख रहा हूँ वो आजकल डेटा साइंस का कोर्स करना चाह रहा है, डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहा है, मशीन लर्निंग सीखना चाह रहा है, पाइथन सीखना चाह रहे हैं कि पावर बी आई सीख लूँ, टैबल्यू सीख लूँ। लेकिन फिर उसमें वो कोड से हटते जा रहे हैं, वो पाइथन से डेटाबेस से उन सब चीज़ों से फिर वो हटते जा रहे हैं। उनका है कि तो इस फील्ड आजकल में सो पाइथन सब, सीखेंगे लेकिन लिमिटेड तो सीखेंगे। सबसे ज़्यादा जो पैकेज भी मिल रहा है आपके एक्सपीरियंस में, सबसे ज़्यादा जो पैकेज मिला है बंदों को, आपके साथ वालों को या आपके जूनियर्स को, वो किन टेक्नोलॉजी पे गए हैं वो लोग? मतलब जो सबसे ज़्यादा पैकेज वाले लोग गए हैं, वो आज किस टेक्नोलॉजी पे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? जैसे आपके तीन तीन चार दोस्त होंगे, ऑब्वियसली नाम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो दैट्स ओके। बट आप ये बता सकते हो कि जो मेरे टॉप हाईएस्ट अर्निंग फ्रेंड्स हैं, लेट्स से तीन जो मेरे सबसे ज़्यादा कमाने वाले दोस्त हैं, या मेरे जो तीन सबसे ज़्यादा कमाने वाले जूनियर हैं, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? अगर मैं मतलब फ्रैंकली बताऊं तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी डिफाइन नहीं करेगी कि आप कितना पैकेज कमाने वाले हो। अच्छा, ओके। डिफाइन करेगा कि आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो आपके पास स्किल है या नहीं। मतलब मेरा एक दोस्त है जो डेटा साइंस में है, ले वो 12 to 15 के अराउंड कमा रहा है। 12 to 15 कोई दोस्त क्या? है 12 to 15 लैक्स? LPA, हाँ LPA अभी 2 साल के एक्सपीरियंस पे ही। ओके। लेकिन फिर कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो डेवलपर हैं जो जावा पे हैं, वो भी मतलब उतना ही कमा रहे हैं। ओके। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मतलब बिग डेटा पे काम कर रहे हैं, वो भी उतना ही कमा रहे हैं। तो चाहे टेक्नोलॉजी कुछ भी, अगर आपको स्किल है तो आप कमा ही लोगे ऑब्वियसली। लेकिन हाँ करंटली मतलब जिस चीज़ पर ज़्यादा मिल रहा है वो डेटा साइंस है, मतलब अच्छा। जो इतना मैंने ऑब्जर्व किया है कि और मतलब फिलहाल जो मार्केट है। ओके, और इन सब में से सबसे ज़्यादा वर्कलोड किसके ऊपर है आपके हिसाब से? सबसे ज़्यादा वर्कलोड सब पे ही है। हाँ, अगर मैं बताऊँ फिर भी डेवलपर पे कंपैरेटिवली अगर डेवलपमेंट का आप देखो, वर्कलोड है। ऑब्वियसली असेसमेंट तो आप कंपैरिजन हल्का फुल्का करके देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वर्कलोड किस पे है। आपके जो दोस्त हैं, लेट्स से एक जो डेटा साइंस वाले हैं, फिर जावा वाले हैं, फिर बिग डेटा वाले हैं, सबसे ज़्यादा वर्क प्रेशर कहाँ, कौन से एरिया में फील कर रहे हैं वो लोग? सबसे ज़्यादा वर्क प्रेशर मैंने दो मैं नोटिस किया है। मैं रैंकिंग में बता देता हूँ। फर्स्ट तो डेटा साइंस में ही है, ओके। वो तो है कि मतलब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसमें होती है एक तरीके, क्योंकि एक बैकएंड और फ्रंट एंड का एक अलग खेल चलता है, डेटा साइंस का अपना एक अलग डिपार्टमेंट चलता है। तो डेटा साइंस के पे वर्कलोड है ही। साथ ही साथ जो फ्रंट एंड और बैकएंड टाइप जो डेवलपमेंट चलता है उसमें डेवलपर पे, जो स्पेशली जो बैकएंड डेवलपर होते हैं उन पे काफ़ी लोड रहता है, क्योंकि बैकएंड मींस मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पूरा पिलर खड़ा है। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर डेटा साइंस वाले भी मतलब क्या ही करेंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगी। तो ये दो मतलब फील्ड है जिस पे सबसे ज़्यादा वर्कलोड रहता है करंट टाइम, और हार्डकोर ओके। प्रोग्रामिंग रहती है। अच्छा, ओके। अच्छा, तो अभी आप आई थिंक कौन सी सिटी में हो, आप कौन सी सिटी में बेस्ड हो? मैं बेसिकली हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड, लेकिन करंटली मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ स्टार्टअप में। ओके। तो आपके शुरू में जब आप एक स्मॉल टाउन से ऑब्वियसली आए, तो हमने थोड़ा टेक्निकल बात करी, अब थोड़ा सा लाइट नोट पे बात करते हैं थोड़ी बहुत, ताकि लोगों को ये भी कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिले। तो आप एक स्मॉल टाउन से आए हो, राइट? वहाँ पे उतना ज़्यादा, आई नो कि वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर तो होता नहीं है चीज़ों का, राइट? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से बहुत दूर हैं आज भी, जो स्मॉल टाउन्स हैं हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जिनको हम बोलते हैं। तो आपका ट्रांजिशन कैसा रहा, मतलब कि इन टर्म्स
बैंगलोर के वर्क कल्चर में, और जब आप कॉलेज से निकले थे तो क्या आपने वो एक्सपेक्ट करा था कि इस तरह से मुझे, क्योंकि बैंगलोर तो एक तरीके से आईटी हब है, राइट? तो एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से, करियर के पर्सपेक्टिव से, मतलब आपको कैसा लगता है अब बैंगलोर में शिफ्ट होने के बाद, कि मतलब जब आप देखते हो एक्सपोजर कैसा है ओवरऑल कंपनीज का, कि कितनी आप कंपनी स्विच कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ बैंक पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपनी है, राइट? तो आपके और भी दोस्त करेक्ट। होंगे। तो मैं क्वेश्चन इस तरह से बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि आपके जैसे और भी फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, राइट? कुछ फ्रेंड्स होंगे पुणे में जॉब कर रहे होंगे, आप बैंगलोर में जॉब कर रहे हो, तो कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है किसके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं? अगर किसी को आईटी सेक्टर में ही काम करना है तो मतलब वो बैंगलोर तो आएगा ही आएगा, दैट्स फॉर श्योर। मतलब चाहे एनसीआर में चले जाओ, आईटी सेक्टर आ जाए, हैदराबाद में आ जाए, पुणे में आ जाए, लेकिन अगर आईटी में कोई बंदा काम कर रहा है तो वो बैंगलोर आएगा ही आएगा, ये तो श्योर है। और जो मेरा ट्रांजिशन रहा, काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन रहा, क्योंकि अब मतलब हमारे टाइम पे तो इंटरनेट आ गया तो अपने को पता था कि क्या है कैसा नहीं है, मतलब किस तरीके से चलना है। तो मतलब मेरा ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ रहा। और ओके। मुझे ये भी पता है कि आईटी सेक्टर में जो भी है वो बैंगलोर तो आएगा ही आएगा। बैंगलोर आए बिना मतलब आईटी सेक्टर में काम ना मतलब किया हो चलिए ऐसा हो ठीक है, नहीं। सही है, सही है। और ओवरऑल अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, मतलब नेक्स्ट टारगेट तो अभी आप पाइथन वगैरह चीज़ें सीख रहे हो, तो नेक्स्ट टारगेट इन टर्म्स की लर्निंग वाइज, तो आप क्या सोचते हो कि अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, सीखना क्या क्या है आपको आगे? एक्चुअली में जब मैं भी मतलब मैं भी भेड़ चाल में ही रहा था अपने टाइम पे। तो जब मैं भी फोर्थ ईयर में था मैंने भी मशीन लर्निंग पढ़ी थी, मैंने भी डेटा साइंस पढ़ने चल पड़ा था, इररिस्पेक्टिव लैंग्वेज और डेटाबेस जो भी है उसे छोड़ के। लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा था वो ग्रिप मेरी आज भी है, मतलब बेसिक्स मेरे आज भी वही क्लियर है। तो अब मैं 2 साल से लगभग काम कर रहा हूँ, एपीआई ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं मतलब सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा अगला स्टेप लिया जाए, कि 2 साल हो चुके हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं उसी फील्ड की तैयारी में हूँ। दैट्स वाई मतलब पिछले कुछ वक्त से मैंने भी अब इसी फील्ड की तैयारी शुरू की है। ओके। तो ये भी काफ़ी सही डिसीजन है, ऑब्वियसली आपको अपने पैशन को तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके अलावा आप और क्या एडवाइस देना चाहोगे, अगर एक फ्रेशर को आप बात करो तो आप उनको क्या टॉप 3 4 एडवाइस देना चाहोगे जो कि अभी पास आउट नहीं हुए हैं बेसिकली? मैं एक ही एडवाइस करूँगा कि तैयारी के तौर पे मतलब तैयारी के लिए एक लैंग्वेज, एक डेटाबेस और एक अपनी टेक्नोलॉजी मतलब पक्की करके रखो, बाकी सब छोड़ दो। और दूसरी ये कि एटलीस्ट ड्राइव में जाके बैठे, जब प्लेसमेंट ड्राइव हो या इंटरव्यू हो। बहुत बच्चे डर जाते हैं पहले ही कि इसमें कैसे होगा वैसे कैसे होगा, मैं पढ़ रहा हूँ पाइथन लेकिन क्लाउड की वैकेंसी निकली है, मैं क्या करूँगा। वो कंपनी वाले उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि आप तुमको क्लाउड आता होगा, दे जस्ट ओके। वांटेड टू नो कि ओके। तुम्हारा मेंटल एबिलिटी उतनी है या नहीं। तो ओके। मैं बस ये बोलूँगा कि जाके बैठो, 10 जगह रिजेक्ट हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, 20 जगह रिजेक्ट हो जाओगे, 100 ना मिल जाएगी, एक हाँ की ज़रूरत होती है। तो 10 जगह रिजेक्ट हो जाओ कोई बात नहीं, 11 जगह 11वीं जगह सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, एक्सपीरियंस तो सीखने कहीं का ना मैं तो कहीं ये मतलब बोलूँगा। ये आप पॉजिटिव अप्रोच रखो, मतलब अगर आपको वो नेगेटिव वाइब भी आ रही है कि मैं शायद इस कंपनी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, बट आपको जाना चाहिए, क्योंकि जब एक बार आपको ठोकर लगेगी, हो सकता है वो कंपनी आपको ऐसी ठोकर दे के जाए कि वो आपको दिल पे लगे और आप अगले दिन से ऐसी तैयारी करो कि 3 महीने बाद जो कंपनी आ रही है वो आप क्रैक कर दो। ठोकर भी नहीं, हाँ मतलब कह सकते हैं। मैं तो राइट। बोलूँगा कि मतलब इस नोट पे जाओ कि मतलब नहीं भी होगा तो कुछ सीखूंगा। एग्जैक्टली तो अगर बैठे ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं सीखा है, मतलब हाँ तब हाँ, तो जीरो पे ही हो। मतलब बिल्कुल। ठोकर लगी भी है तो जीरो से नंबर -1 तो गया, -2 तो गया, जीरो से तो हटे। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि फ्रेशर लेवल पे आपको जब एक रिज्यूम बनाना होता है, रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? हम्म। क्योंकि रिज्यूम एक तरीके से आपका फेस होता है एचआर के लिए, कंपनी के लिए, जब आप रिज्यूम भेजते हो, क्योंकि आप फिजिकली तो जाते नहीं हो। तो एक अच्छा रिज्यूम आप कैसे बना सकते हो, और आपको अच्छे रिज्यूम में क्या क्या डालना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक अच्छा रिज्यूम क्या है? अच्छा रिज्यूम ये है कि मतलब आप कम वर्ड्स में मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में दिखा दें, और साथ ही डेटा के साथ खाली एक लाइन ना लिख दें कि हाँ मुझको ये काम करना आता है। मेरे हिसाब से कि मतलब उसी लाइन को कुछ इस तरीके से लिख दें कि ये काम मुझे आता है, मैंने ये काम मैंने किया है, और मैंने इस मतलब एक डेटा दें। रिज्यूम में अगर आप बना रहे हो तो अपना एक थोड़ा नंबर्स डालें, डेटा डालें। अब तो मतलब पॉइंटेड चैट आप बोल रहे जीपीटी हो आ गए हैं। बेसिकली, कि मतलब हाँ पॉइंटेड पॉइंटर्स हमें डालें। पॉइंटर बुलेट पॉइंट डालने चाहिए, हाँ हर एक डिपार्टमेंट, अब तो चैट जीपीटी है, ना मतलब कि इतनी थ्योरी सही हमें सही सब लिखनी आपको चाहिए। रेडीमेड टेम्पलेट्स देते हैं।
ना हाँ कि हमें थ्योरी लिखनी चाहिए कि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमें बुलेट पॉइंट्स देने चाहिए ताकि वो इजीली उसको रीड कर पाएं। हाँ, क्योंकि अब तो चैट जीपीटी हैं, इतने सारी साइट्स हैं जो ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स दिखाती हैं। तो आपको तो मैं अच्छा सोच लेटेस्ट रहा था टेम्पलेट आप मतलब, ले सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह से भी ले सकते हो आप, ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, कि लेटेस्ट टेम्पलेट उठाएं, चैट जीपीटी उठाएं, वहाँ से पूछें, अपने स्किल्स बताएं, वो बताएगा कि क्या लिखना है, तो ओके। कम अच्छा, वर्ड्स में सबको डिफाइन किया। इसी से ऋषभ एक क्वेश्चन मुझे और आया, हालांकि वो लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था आपसे, बट एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया। जैसे ये रिज्यूमे बिल्डिंग वाला जो आपने काम बताया, राइट? तो रिज्यूम में एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हम अक्सर बनाते हैं, ओके? तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है प्लेसमेंट के टाइम पे? इसमें मेरे दो क्वेश्चन है। नंबर वन क्वेश्चन, कि अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में बंदा बनाता है, वो या तो बाहर से बनवाता है पैसे दे के, हम्म या तो वो अपने किसी सीनियर का पुराना प्रोजेक्ट उठा लेता है कि इसी को यूज कर लेंगे। हम्म। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि बंदे खुद बैठ के अपना प्रोजेक्ट बनाए। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि कौन सी अप्रोच आपके हिसाब से मतलब रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर रिज्यूम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच ये रहेगी कि भले ही छोटा प्रोजेक्ट बनाए लेकिन खुद बनाए। खुद क्योंकि बनाए, बड़ा करेक्ट। प्रोजेक्ट आप बना लोगे, आपको बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दोगे कि हाँ मैंने चैट बॉट बनाया है एआई का यूज़ करके अपने रिज्यूम में, लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि भाई चैट बॉट में मतलब क्या फीचर यूज़ किए थे, तो वहाँ आपके मतलब पत्ते खुल गए हैं। तो करेक्ट, उसके करेक्ट। बाद दूसरी साइड जाके आप बता रहे हो कि मैंने खाली एक स्पैम डिटेक्शन बना ये रिव्यू एनालिसिस बना दिया मशीन लर्निंग का यूज़ करके, लेकिन अगर इंटरव्यू ने पूछा है कि भाई इसके पीछे क्या था, आप सीधा बोल रहे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वो समझेगा कि चलो छोटा था लेकिन इसने खुद बनाया है, इसको मतलब इतना इसमें कैपेबिलिटी है कि इसने मतलब पूरा नेचुरल बनाया है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी अगर आपने वो खुद बनाया होगा तो आप बेसिकली उसको एल्गोरिदम डिफाइन करने लगोगे, है ना? हाँ हाँ आप बता दोगे, बेसिक वो है समझ बात जाएगा वही रहेगी। बेसिकली आपके आंसर से, आप कितने लेवल पे आंसर कर रहे हो। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इन शॉर्ट इस पॉइंट में कि आपको अपना प्रोजेक्ट खुद बनाना चाहिए, राइट? अच्छा, अब इसमें फॉलो अप क्वेश्चन एक ये था मेरा, जो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा था, क्या ये इंटरव्यू में एक्चुअली में मायने रखता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने रिज्यूम में क्या डाला हुआ है? क्या आपसे इंटरव्यू लेवल पे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक लेवल पे? अगर आपके 2-3 राउंड हो रहे हैं टेक्निकल, तो उस फ्रंट पे आते हैं इंटरव्यू, और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या रहा है? अगर मेरे से पूछा जाए तो रिज्यूम में मैं जो भी कुछ डाल रहा हूँ वो इंटरव्यू लेवल से पूछा जाएगा, क्योंकि रिज्यूम मतलब मेरा फेस है, तो वो एक तरीके से मेरा फेस रीड कर रहा है। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएंगे, एजुकेशन डालते हैं बच्चे, एजुकेशन से आप एक तरीके से एलिजिबल हो गए, उसके बाद आप जो स्किल्स डाल रहे हैं रिज्यूम पे उस पर बात होगी, उसके बाद जो आपने प्रोजेक्ट डाला है उस पर भी बात होगी। तो एक तरीके से अगर आपने प्रोजेक्ट मतलब अगर आपने डिसेंट बनाया है लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, बात होगी। रिज्यूम में आपने कुछ भी लिखा है, जो इंटरव्यूअर ने पढ़ लिया, जो उसको लगा कि चलो ये पूछ के देखता हूँ कि इसने कैसे लिखा, मतलब इसने क्या किया था, तो वो मतलब वो चीज़ होगी। एक बार हुआ भी था मेरे साथ, एक पूरा सिनेरियो था कि हाँ मैंने जानबूझ के कुछ एक पोस्ट के लिए थोड़ा गलत रिज्यूम बना दिया था, और उसमें उसने वो चीज़ें मुझसे पूछी कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, यस हम बिल्कुल यही चीज़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने जो काम किया था वो थोड़ा बताओ। मैं वो नहीं बता पाया, तो वो मेरी एक लर्निंग रही है कि अगर कोई चीज़ मैं नहीं जानता उसको रिज्यूम में मत डालो। बिल्कुल। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं फिर बेकार में मतलब फंसना हो जाएगा एक तरीके से, फिर वो गिल्ट फील आ जाती है, डिमोटिवेशन आता है कि यार आप फिर ये नहीं सोचोगे कि मैंने गलत डाला था, आप सोचोगे कि यार मुझे पता है। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंटर आपने बोला एक्चुअली, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल आप राइट इंफॉर्मेशन दो, जिस इंफॉर्मेशन को आप जस्टिफाई कर सको। आपके रिज्यूम में कोई हाँ भी ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए कि जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप अपनी लिखी हुई बात जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो कल को आप उनके यहाँ जाके उनकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट करोगे? करेक्ट, ये उनको भी पता है क्योंकि जो वो इंटरव्यू ले रहा है ना वो भी कभी हमारे के अगेंस्ट वो नहीं भी जा उसी सकता। पाइपलाइन से है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब वन लास्ट थिंग, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा इसमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारा टाइम दिया है, बीइंग अ न्यू सब्सक्राइबर टू द चैनल। आप मुझे मिले तो आपने काफ़ी टाइम मुझे दिया, उसके लिए रियली थैंक यू। अब एक फाइनल चीज़, अच्छा मेरे चैनल के थ्रू आपने मतलब अभी तक पाइथन वाली जो प्लेलिस्ट है वो देखी है, या आपने और भी कोई हाँ देखी मैंने है? मैंने डेटाबेस कवर किया था आपके थ्रू, और अब मैं पाइथन वाली को फॉलो कर रहा हूँ। ओके। एंड जो और सीरीज़ है उनमें से आपने कोई देखी है अभी तक? अभी और तो मतलब अच्छा, प्लान में आपका यही फोकस था अभी कि पाइथन है धीरे बेसिकली, धीरे, राइट? हाँ कि मतलब अभी मैंने डीबी डेटाबेस कवर किया है, माईसीक्वल ओके, कवर किया है, अब मैं पाइथन पे जाऊँगा, उसके बाद फिर मतलब धीरे धीरे बाकी चीज़ें करूँ। ओके, ओके। तो चलिए ठीक है ऋषभ, थैंक यू सो मच। इस कॉन्वर्सेशन को फिर हम यहीं पे रैप अप करते हैं।
एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करिएगा, तो उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया मुझे। एंड चलिए फिर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।